एक कागज और कलम तलाश किया मैंने और लिखने बैठ गया। मैंने लिखा, रमा रानी जी, बड़े फख्र से, बड़े मान से मैं आपको माता जी कह सकता हूँ। इस दिन आपने कहा था कि मैं होश में आऊंगा तो इस जगह को बुरा समझूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। मैं सब होश में था, सब कुछ जान चुका था, सब कुछ समझ चुका था। रमा जी, इस दुनिया को मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा। जितना देखा वो मुझे बताता है कि माँ किसी शक्ल में हो, माँ होती है। मेरा मसला कुछ और है। मैं एक मुसलमान लड़का हूँ, अपनी गलतकारियों के अजाब से गुजर रहा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरी नहुसत मेरे सरपरस्तों को नुकसान पहुंचाती है। यही बार बक्का तजर्बा है और मैं इस घर में अपनी नहुसतें नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए घर छोड़ रहा हूँ। अगर मैं नहुसतों को शिकस्त दे सका तो एक बार अकीदत के फूल लेकर आपके घर जरूर आऊंगा और आपको भरी महफिल में माँ कहकर पुकारूंगा, क्योंकि आप इस काबिल हैं कि आपको माँ कहा जाए। आपका बदनसीब रतन। कागज तय करके तकिए पर रखा, बाहर निकला तो मालती नजर आई। मैंने इसे रोका। मालती, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? कितने रतन जी? दो 400। ये 200 हैं और ला दूं? नहीं, बस काफी है, मैंने कहा और पैसे जेब में डालकर बाहर निकल आया। बहुत अफसोसदा था। दुनिया के लिए बहुत बुरी जगह थी, लेकिन मुझे यहाँ बहुत प्यार मिला था, बड़ी अपनायत मिली थी। दिल दुख रहा था। इस जगह को छोड़ते हुए सीधा रेलवे स्टेशन का रुख किया और जो पहली ट्रेन आई इसमें बैठ गया। ये मालूम किए बगैर कि ये कहाँ जा रही है। रेल में तरह तरह के लोग बैठे हुए थे, हमेशा ही होते थे। ये मेरा पहला सफर तो नहीं था। ये सब मुझसे कितने मुख्तलिफ हैं। बेशक इनके साथ मसाइल होंगे, लेकिन मुझसे मुख्तलिफ। ये इनका हल तो पा सकते हैं, मेरी मुश्किल का कोई हल तो दूर दूर तक नहीं है। मेरे जहन में तो कोई रास्ता ही नहीं था। न जाने मेरी इंतहा क्या है। अब तो दर्द ही दवा बनता जा रहा था। इतनी मुश्किलें आ गई थी जिंदगी में कि आने वाली किसी मुश्किल का खौफ बाकी नहीं रह गया था। हो सकता है अब तो मुझ पर कोई इनाम भी रख दिया गया हो। गिरफ्तार हो जाऊं तो कुछ बुरा भी ना होगा, मगर वो मनूस मुझे मरने तो दे। आंखों में गलूदगी सी आ गई, शायद कुछ नींद के झोंके भी आए थे। करीब बैठे हुए डेढ़ उम्र शख्स ने हमदर्दी से एक तरफ सिकते हुए कहा, नींद आवत है रे बेरा, लो लेट जाओ, सो जाओ, हम जागत रहे। नहीं बाबा जी, शुक्रिया, आपको तकलीफ होगी। ना पुत ना, काहे की तकलीफ, सफर है कितना, कट जाएगा, लेट जाओ। आप मुझसे बातें करें बाबा जी। चुपचाप बैठा हुआ था, इसलिए नींद के झोंके आने लगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी मर्जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा जी, बीकानेर, हमार बिटिया की ससुराल है हुआ, इसे लेने जावे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव हमारा रतौली है, सके का काम करे हैं वहाँ। मोहम्मद शख्स ने कहा, मगर इसके अल्फाज मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। रतौली का नाम मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। मैंने किसी कदर बेसब्री से पूछा, आप रतौली के रहने वाले हैं? हाँ बहरा, क्यों, क्या नाम है आपका? इमाम बख्श। बाबा इमाम बख्श, आप तो वहाँ के रहने वाले सब लोगों को जानते होंगे। वहाँ पुरखों से आबाद हैं, पर अब नई नगरी बस गई है। हुआ कुछ नए लोग आबाद हुए हैं। वहाँ एक नेक बुजुर्ग रहते थे, बड़े सच्चे और दीनदार आदमी थे। मैं इनका नाम भूल गया हूँ। पुराने आबाद थे? हाँ बहुत पुराने, मैंने उम्मीद भरे लहजे में कहा। बड़े अच्छे अच्छे मनोई आबाद हैं हुआ। इब्राहिम नाना है, हमीदुल्लाह खान है, अलीमुद्दीन मरहूम है। दिमाग में जनाका सा हुआ, एक नाम शनासा सा था। सोफी चांद खान ने यही नाम लिया था, अलीमुद्दीन खान यही नाम था। मैंने अब इख्तियार कहा, हाँ अलीमुद्दीन खान। अलीमुद्दीन खान फौत हो गए, बेचारे दमे के मरीज थे और फिर उम्र भी 80 साल हो गई थी। इंतकाल हो गया इनका? मैंने डूबती आवाज में पूछा। लो, आज की बात है, 7-8 साल हो गए। कोई रिश्तेदार थे तुम्हारे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब सी कैफियत हो रही थी। वहाँ एक पुरानी मस्जिद थी जिसमें किसी नामालूम बुजुर्ग का मजार था। बिलाखिर मैंने कहा, इस पर तो झगड़ा चला था। कमजात हरिया लाल ने सरकार से 8 बीघ जमीन खरीदी थी और पुरानी मस्जिद भी इसी जमीन के बीच आ गई थी। हरिया लाल वहाँ आबादी करना चाहता था, सो इसने मस्जिद पर भी नजर डाली। मुसलमान उठ खड़े हुए, बस भैया, झगड़ा बहुत बड़ा। फिर मुकदमा चला और फैसला हरिया लाल के हक में हो गया। जिसकी लाठी इसकी भैंस। मैं खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। मेरे दिल से एक अजीब सी हुक उठ रही थी। यही हो रहा है शुरू से। बुरे चरण हर रास्ता रोक लेता था। तकदीर अगर कभी कुछ सामने लाती तो बुरे चरण खत्म कर देता। इसका का कोई तोड़ नहीं है। बुरे चरण एक इंसान ही है और काले जादू का माहिर है। इसे इतनी बड़ी कुव्वत कैसे हासिल हो गई? और अगर इससे ज्यादा ताकत वाले सुफली उलूम के माहिर हैं तो क्या इन्हें बुरे चरण के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? या फिर इसके सामने ऐसी कुव्वतें ले आई जाएं जो मजहब से ताल्लुक रखती हो? भला काले जादू का एक माहिर कुरानी अलूम के सामने कैसे टिक सकता है? अगर किसी बुजुर्ग की नजर वाकई हो जाए मुझ पर तो क्या मेरी कश्ती पार नहीं लग जाएगी? ये ख्याल दिल में अजीब से एहसास पैदा करने लगा। बेचारा इमाम बख्श मेरा चेहरा देख रहा था। फिर इसने गर्दन हिलाते हुए कहा, रतौली गए हो भैया कभी? नहीं बाबा जी, मैं कभी नहीं गया। तो फिर अलीमुद्दीन खान के बारे में कैसे जानते हो? बस ऐसे ही नाम सुना था किसी से, और इस मजार के बारे में बहुत कुछ सुना था जहाँ से लोगों को बड़ा फैज मिलता था। अरे इनकी क्या पूछो, वो रतौली संभाले हुए थे, जो पहुंच जाता मुराद पूरी हो जाती। यकीनन बाबा जी, यकीनन। वैसे बाबा जी, और भी ऐसे मजार होंगे जहाँ मुरादें पूरी हो जाती होंगी। लो भैया, बुजुर्गों से दुनिया खाली हो गई है क्या? अरे एक से एक पड़े हुए हैं। आपको किसी ऐसी जगह का पता मालूम है? कोई ऐसे बुजुर्ग जिनका बड़ा नाम हो? कोई कमी है इनकी? दिल्ली जाओ, निजामुद्दीन औलिया, अजमेर जाओ, ख्वाजा साहब, खुदा के नेक बंदे हर जगह मौजूद हैं। भैया कोई मन्नत है तुम्हारी? हाँ, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। सफर जारी रहा। ना जाने कब सो गया। दिन की रोशनी में आंख खुली थी, गर्मी लग रही थी। रेल के पंखे न जाने क्यों बंद हो गए थे। रेल के पहिए रगड़ रहे थे, शायद ब्रेकें लग रही थी। कोई स्टेशन आ रहा था। सांसी का स्टेशन था। पत्थर की सील पर यह नाम लिखा हुआ था। ट्रेन रुक गई, लेकिन हम 2 मिनट फिर विसल हुई और ट्रेन रेंगने लगी। मेरी नजरें खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर जमी हुई थी जहाँ इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे।
प्लेटफॉर्म के अंतहाई सिरे से मेरा डब्बा गुजरा तो मैंने एक बुर्कापोश औरत को देखा। इसने एक वजनी टोकरी संभाली हुई थी जो अचानक नीचे गिर गई। टोकरी चटाई की बनी हुई थी और हैंडल टूट गया था। कुछ सामान नीचे गिरा तो औरत ने घबराकर अपने बुरके का नकाब उलट दिया और अचानक बिजली से चमक गई। ये सारा खेल एक लम्हे का था। इस उल्टे हुए नकाब से जो चेहरा नमदार हुआ था इसने मेरे पूरे वजूद को लरजा दिया। वो मेरी शमसा थी, मेरी छोटी बहन। अपने खून को ना पहचानता। कुछ लम्हे तो हवास ही मुअत्तल रहे। सोचने की कुव्वतें मफलूज हो गई, मगर फिर एकदम होश सा आ गया। मैं दीवाना बाहर अपनी जगह से उठा। मुमकिन था ट्रेन से छलांग लगा देता, मगर हाथ जंजीर पर जा पड़ा था और रहन ने साथ भी दिया था। चुनाचा पूरी कुव्वत से जंजीर खींच दी। लोग चौंक कर मेरी इसरारी हरकतों को देखने लगे। किसी ने कुछ कहा भी था, मगर मैं दरवाजे तक आ गया और आधा नीचे लटक गया। लोग चीखने लगे थे, मगर किसी के अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। रफ्तार फौरन ही मध्यम होने लगी और फिर बस वो इतनी मध्यम हुई कि मुझे जमीन नजर आने लगी तो मैंने छलांग लगा दी। प्लेटफॉर्म काफी दूर हो गया था। पीछे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम था। बस मैं बेतहाशा प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रहा था। शमसा, वो यहाँ क्या कर रही है? वो ट्रेन में तनहा कहाँ से आई थी? मेरे पैरों में भी पंख लग गए। खासा फासला था, मगर मैंने बर्क रफ्तारी से तय कर लिया और प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। वो प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रही थी। यकीनन सामान संभाल कर बाहर निकल गई होगी। चुनाचा स्टेशन से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। चारों तरफ सन्नाटा था। बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। मैंने हर तरफ नजरें दौड़ाई, मगर शमसा नजर न आई। कुछ फासले पर दो तांगे खड़े हुए थे। मैं इसके करीब पहुंच गया। अभी अभी यहाँ तुमने किसी लड़की को देखा? मैंने फूले हुए सांस के साथ पूछा। तांगे वाला मुंह फाड़कर मुझे देखने लगा। एक लड़की बुर्का पहने हुई थी, हाथ में टोकरी थी। मैंने पूछा। हाँ जी, तांगे वाला बोला। कहाँ गई? मैंने फिर कहा। हमारे को क्या मालूम जी। ओह, तुम कह रहे थे तुमने इसे देखा है? देखा तो है जी, मगर वो किधर गई हमें क्या मालूम। पैदल गई है। मेरा सांस बहाल होता जा रहा था। नहीं जी, सज्जू के तांगे में गई है। ओहो, तो ये कहो, चलो तुम भी चलो। मैं इसके तांगे पर चढ़ गया और तांगे वाला हैरानी से मुझे देखने लगा। जी बेवकूफ आदमी, चलते हो या मैं तुम्हारा तांगा ले जाऊं? मैंने दांत पीस कर कहा। अरे नहीं जी, मगर जाओगे कहाँ? वो उचक कर तांगे पर चढ़ गया। उसने घोड़े की लगामें संभाल ली। आगे बढ़ो, मैंने घुरा कर कहा। दूर दूर तक सन्नाटा था और आगे जाने वाला तांगा अभी तक नजर नहीं आया था। मैंने तांगे वाले के शाने पर हाथ रखा और वो उछल पड़ा। वो मेरे रवैये और अंदाज से वो कुछ खौफजदा हो गया था। क्या बात है जी? इसने सहमी आवाज में पूछा। माफ करना दोस्त, वो बुर्का पोश लड़की मेरी बहन है। मुझसे बिछड़ गई है और बहुत दिन के बाद वो मुझे नजर आई है, इसलिए मैं परेशान हो गया हूँ। जरा तांगे की रफ्तार तेज करके सज्जू के तांगे को पकड़ो। जितने पैसे मांगोगे दूंगा। अच्छा जी। उसने एक तरफ बढ़ता हुआ सांटा निकाला और फिर घोड़े को हदायत देने लगा। हम चौराहे पर पहुंच गए और तांगे वाले ने एक जायज सवाल कर दिया। अब किधर चलूं जी? मैं क्या जवाब देता, बस आंखें फाड़ने लगा। तांगे वाले ने खुद ही ये मुश्किल हल कर दी। वो जा रहा है सज्जू का तांगा। मैं उछल पड़ा। कहाँ? वो उधर गया है, दूर है। तो चलो ना, कहीं ओझल ना हो जाए, मैंने कहा। और तांगे वाले ने घोड़े को चाबुक लगाने शुरू कर दिए। खुदा खुदा करके मैंने भी सज्जू का तांगा देखा, वो भी इसलिए कि इसकी रफ्तार ही सुस्त हो गई थी। फिर हम इस वक्त पहुंचे जब वो रुक गया। बुर्का पोश लड़की की एक झलक हमने देखी। वो एक मकान के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई थी। तांगे वाले को मैंने एक नोट दिया तो वो बोला, छुट्टे नहीं है जी, जाओ भाई, खुदा के वास्ते जान छोड़ो। मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा और आगे बढ़ गया। शमसा सामने वाले का मकान के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई थी और इसी दरवाजे की दूसरी तरफ यकीनन मेरे बाप होंगे। आंखें तरस गई थी इनके सूरतों को। अब तो इनके चेहरे भी धुंधला गए थे। न जाने किन हालात के तहत उन्होंने इधर का रुख किया होगा और वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं थे। कैसे जाऊंगा इनके सामने? क्या होगा वहां जाकर? कैसे बिलकेंगे वो? कदम मन भर के हो रहे थे। मैं खुद इनसे दूर भागता रहा था, मगर सिर्फ ये सोचकर मैं एक मुजरिम हूँ, कातिल हूँ और मनहूस भूरिया चरण मरदूद की तवज्जो इनकी तरफ ना होने पाए, वो इससे बचे रहें। इनसे मिलूंगा, दिल हल्का करूंगा, बस इतना कहूंगा इनसे कि मेरे लिए दुआ करे। अजीब तशनजी कैफियत हो रही थी। ना जाने किस तरह दरवाजे की जंजीर बजाई। दूसरी तरफ कुछ आहटें सुनाई दी। जंजीर हिली और मेरी रूह आंखों में आ गई। अब अब्बा का चेहरा नजर आएगा, अम्मी होंगी या शमसा। मगर जब दरवाजा खुला तो इनमें से एक चेहरा भी आंखों के सामने नहीं था। वो एक बारिश बुजुर्ग थे। लंबी सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े, चेहरे पर नरमी थी। मियाँ किससे मिलना है? उन्होंने नरम लहजे में पूछा। वो महफूज मियाँ, यहाँ हम रहते हैं। न्याजुल्ला है हमारा नाम। यहाँ कोई महफूज नहीं रहते। अम्मी, शमसा। मेरी आवाज रिंद गई थी और न्याजुल्ला चौंक कर मुझे देखने लगे थे। कुछ अजीब सा अंदाज था इनका, जैसे मेरी कैफियत पर गौर कर रहे हों। मेरे चेहरे पर मायूसी की गहरी लहरें चढ़ गई थी। आंसू थे आंखों में, उमड़े आ रहे थे। हलक बंद सा हुआ जा रहा था। चंद कदम का फासला तो मैंने ख्वाबों के महल बनाकर तय किया था। दिल ने यकीन कर लिया था कि माँ बाप का चेहरा निगाहों के सामने होगा। मगर ये सब कुछ कहाँ से आए हैं मियाँ? सांसी के रहने वाले हैं या कहीं बाहर से आए हैं? बुजुर्ग न्याजुल्ला ने बदस्तूर नरम लहजे में पूछा और मैं एक बार फिर चौंक पड़ा। अगर मेरे बाप इस घर में नहीं रहे तो शमसा यहाँ कहाँ से आई? मैंने बुजुर्ग के अकब में अंदर झांकते हुए कहा, जनाब, यहाँ में अभी मेरी बहन आई है। शमसा इसका नाम। स्याह बुर्का उड़े हुए थी, हाथ में चिड़ाई की बनी एक टोकरी थी। वो मेरी बिछड़ी हुई बहन है। मैंने इसे अपनी आंखों से आपके घर में दाखिल होते हुए देखा है। न्याजुल्ला की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हारी बहन शमसा? जी जी, वो भी अभी बुर्का में मलबूस घर में दाखिल हुई है। वो तो मेरी बेटी अजीजा है, अपनी खाला के यहाँ गई थी। एक माह के बाद वहां से वापस आई है। हो सकता तुम्हें गलतफहमी हुई हो। अच्छा यूं करो, आओ जरा अंदर आओ। आ जाओ आ जाओ। न्याजुल्ला साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दरवाजे से अंदर ले गए। वो मुझे बरामदे में ले आए और तख्त पर बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने आवाज लगाई, अजीजा बेटी, अजीजा जरा बाहर आओ। आई अब्बा जान, कपड़े बदल रही हूँ, जवाब मिला। बुजुर्ग खुद भी मुझसे कुछ फासले पर तख्त पर बैठ गए। वो बदस्तूर मेरा जायजा ले रहे थे
और मेरे चेहरे पर बिखरे हंसने मलाल से मुतासिर मालूम होते थे। फिर उन्होंने कहा, मियाँ कहाँ से आ रहे हो? शक्तिपुर से। ओहो अच्छा, मगर तुम्हारी बहन कैसे बिछड़ गई तुमसे? अब इनका सवाल खत्म ही हुआ था कि दरमियानी दरवाजे से एक लड़की अंदर दाखिल हुई। सफेद शलवार कमीज में मजबूत अच्छे खतोखाल, उम्र तकरीबन 26-27 साल, मगर चेहरा शमसा का नहीं था, खतोखाल भी नहीं मिलते थे। फिर न जाने क्या हुआ था, मुझे इसके चेहरे में शमसा का धोखा क्यों हुआ था? कुछ गलती हो गई, यकीनन को गलती हो गई। मैंने तो शमसा को ही देखा था, मगर नहीं, लड़की मुझे देखकर एकदम ठटक गई। इसने वापस दरवाजे के अंदर जाना चाहा, लेकिन नियाजुल्लाह की आवाज उभरी, आ जाओ बेटी आ जाओ। लड़की ठटकती हुई बरामदे में आ गई। मेरी निगाहें झुक गई। नियाजुल्लाह साहब मुस्कुराकर बोले, मियाँ फैसला करो, तुम्हारी शमसा है या हमारी अजीजा? मैं जल्दी से तख्त से नीचे उतर गया और शर्मिंदा लहजे में बोला, मैं बेहद शर्मसार हूँ, इंतहाई माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई है। अरे तो उठ क्यों खड़े हुए? भाई हमारी अजीजा अगर तुम्हारी बहन शमसा बन जाए तो हमें तो कोई इतराज नहीं है। क्या बात है अब्बा मियाँ, कौन है ये? स्टेशन से तुम्हारा पीछा करते हुए आए हैं, बल्कि तुम्हारी वजह से अपना सफर खोटा कर चुके हैं। मैं समझी नहीं अब्बा मियाँ, स्टेशन पर आप बुर्का ओढ़े हुए थी, आपके हाथ में टोकरी थी जिसका एक हैंडल टूट गया था, कैसा हुआ था? मैंने बेख्तियार पूछा। जी हाँ ऐसा हुआ था, लड़की ने कहा, और मेरे दिल में उम्मीद की आखिरी शमा भी बुझ गई। ये ख्याल आया था एक लम्हे के लिए कि तांगे वाले की गलत रहनुमाई से मैं यहाँ आ गया, हो सकता है शमसा किसी और से निकल गई हो, मगर नौकरी के वाकये का इतराफ इस बात की जमानत था कि मेरी आंखों ने ही धोखा खाया। इस बार दरवाजे पर दस्तक हुई। नियाजुल्लाह साहब चौंक कर इधर देखने लगे, फिर बोले, पता नहीं कौन है, मैं देखता हूँ। लड़की हैरानी से खड़ी मुझे देख रही थी। वैसे ही क्या हमाकत थी कि मजीद यहाँ रुकता। नियाजुल्लाह के पीछे पीछे ही दरवाजे तक आया। दरवाजा खोला तो सामने ही तांगे वाले की शक्ल नजर आई, जिसके मरेल घोड़े ने बमुश्किल तमाम यहाँ तक पहुंचाया था। तांगे वाला मेरी शक्ल देखते ही बोला, तुड़ा लाए हैं जी आपका, फूटे पैसे ले लें। नियाजुल्लाह चौंक कर मुझे देखने लगे। तांगे वाले की बात ऐसी थी कि मुझे हंसी आ जाती, मगर तकदीर में तो आंसू ही आंसू लिखे हुए थे, हंस ना पाया। तांगे वाले ने कहा, भाई मैंने तुमसे फूटे पैसे वापस तो नहीं मांगे थे? तांगे वाला हैरत से बोला, मगर नोट तो जी आपने हमें 10 रुपए का दिया था, और यहाँ का किराया बनता है 1.25 रुपया, बाकी पैसे का हम क्या करेंगे? तांगे वाला मासूमियत से बोला। नियाजुल्लाह साहब ने मेरी तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाकर तांगे वाले से पैसे ले लिए, और तांगे वाला इत्मीनान से वापस मुड़ गया। नियाज साहब हंसते हुए मुड़े और पैसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये तो अपना रिस्क अल्लाह ही से मांगते हैं मियाँ, किसी इंसान से बख्शिश लेने की आदत ही नहीं इन्हें। ये तुम तैयार कहाँ के लिए हो रहे हो? जी मैं जाना चाहता हूँ, और फिर एक बार आपसे माफी मांग रहा हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो मेरी इस हरकत से नाराज हो जाता, लेकिन आपने, खुदा आपको इसका अजर दे। सारी बातें ठीक हैं, मगर आप तशरीफ कहाँ ले जा रहे हैं? आइए, अब आप हमें ऐसा क्या गुजरा भी ना समझे कि हम आपको एक प्याली चाय भी ना पिला सकें। और जहाँ तक बात रही आपकी गलतफहमी की, तो मियाँ गलतफहमी इंसानों ही को होती है, इसमें बुराई की क्या बात है? बल्कि हमें तो अफसोस है कि न जाने कहाँ तक का टिकट होगा, यहाँ उतरना पड़ गया, अब वापस जाओगे तो नया टिकट लेना पड़ेगा। मैंने जल्दी से जेब से टिकट निकालकर नियाजुल्लाह साहब के सामने कर दिया ताकि अपनी सुनाई कहानी की तस्दीक कर दूं। नियाजुल्लाह साहब ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस लाकर तख्त पर बिठाया। लड़की अब तक अपनी जगह खड़ी थी हुई थी। नियाजुल्लाह ने कहा, अजीजा बेटी थकी हुई तो होगी, लेकिन हम जानते हैं कि हमें नाश्ता कराए बगैर तुम्हें नींद नहीं आएगी, और फिर अब तो हमारे मेहमान भी आए हैं, चुनाचा हो जाए जरा जल्दी से तुम्हारे हाथों की बेमिसाल पराठे। मियाँ नामालूम मजा ना आ जाए तो हमारा जिम्मा। बैठो, तकल्लुफ पर तकल्लुफ किए जा रहे हो। मियाँ लखनऊ के हो क्या? बैठो भाई बैठो, कम से कम अपना नाम तो बताओ। कुछ ऐसा अजीब लहजा था इनका, ऐसी अपनायत और मोहब्बत थी कि हलक में फंसा हुआ गोला फूट रहा, और न जाने किस तरह आंसुओं के साथ सिसकियां उबल पड़ी। अजीजा जो दरवाजे की जानिब मुड़ने ही वाली थी रुक गई। नियाजुल्लाह भी हैरान रह गए, मगर मैं क्या करता? न जाने क्यों मैंने इस लड़की में शमसा को देखा था और मेरा वजूद तहबाला होकर रह गया था। नियाजुल्लाह अजीजा मुझे ताजुब से देखते रहे। इनके सामने इस तरह रोते हुए सख्त शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन बंद टूट गया था, बहाव रोके ना रुक रहा था। दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया, फिर भी बर्दाश्त ना हो सका तो तेजी से दरवाजे की सिम दौड़ पड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। नियाजुल्लाह की आवाज़ें सुनाई दी थी, यकीनन रोक रहे होंगे, मगर मैं ना रुका और इनके घर से बहुत दूर निकल आया। इस आलम में सड़कों पर भागना बड़ा अजीब सा था, खुद को संभालना जरूरी था। सामने बढ़ का एक दरख्त नजर आया जिसका तना बेहद चौड़ा था। इसकी आड़ में रुक गया, इधर उधर देखा, वैसे भी सांसी बहुत बड़ी जगह नहीं थी, आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, चुनाचा इस वक्त भी आसपास लोग नजर नहीं आए, और यहाँ मुझे काफी सुकून मिला। दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया, आंसू खुश किए। बुरे चरण के खिलाफ दिल में जो नफरत थी वो आंत को पहुंची हुई थी। क्या करूं, इस कमबख्त का क्या करूं? हमेशा ऐसी चोट देता है कि दिल सीने से बाहर निकल आए। यकीनी तौर पर वो भी मेरा नजरी धोखा था। मैं न जाने कौन से बेहतर रास्ते की सिमत सफर कर रहा था, उधर मेरी मंजिल हो, और बरतौली के इस सके ने जो कुछ बताया था वो भी मेरे लिए बायसे दिलचस्पी था, लेकिन बुरे चरण कमबख्त मुझ पर भरपूर निगाहें रखे हुए था और कहीं भी मेरी दाल गले नहीं दे रहा था। वो लड़की शमसा की शक्ल में दिखाकर इसने मुझे रेल से नीचे उतार दिया था। खैर बुरे चरण, एक वक्त तो ऐसा आएगा जब मैं तुझ पर हावी हो जाऊंगा। जो ख्याल तेरे दिल में है इसकी तामील ना करने को मैंने अपना ईमान बना लिया है, और इस ईमान को जिंदगी से ज्यादा कीमती करार दे दिया है। देखूंगा इस जद्दोजहद में जिंदगी और किस तरफ चली जाती है,
लेकिन पीर भागन के मुकद्दस मजार की बेइज्जती या बेहरमती अपने पूरे खानदान की जिंदगी की कीमत पर भी नहीं करूंगा। हाँ भूरिया चरण, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तू भी देखना कि तेरा वास्ता एक मुसलमान से पड़ा है। दिल में न जाने क्या क्या तस्वुरात आते रहे। शहर में रौनक होती चली गई, अब ज्यादा लोग आते जाते नजर आ रहे थे। अब यहाँ शमसा की तलाश बेकार ही थी। बहुत देर तक वहां बैठा रहा। इसके बाद सांची शहर का जायजा लेने के बारे में सोचा और वहां से चल पड़ा। बस यूं ही न जाने कहाँ मारा मारा फिरता रहा। कोई तस्वुर जहन में नहीं था। खाने पीने का भी कुछ होश नहीं था। दिल था कि मुसलसल रो रहा था। दोपहर अभी और सूरज उरूज पर पहुंच गया। गर्मी काफी थी। मैं एक दरख्त के साए में जा बैठा। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। बैठा हुआ ये सोच रहा था कि अब यहाँ रुकना बेकार है। रेलवे स्टेशन जाऊं, अपना हुलिया दुरुस्त कर लूं और सांसी से कहीं और चल पड़ूं। लेकिन कहाँ, मुरादाबाद का सफर भी किया जा सकता है। बाकायदा मालूमात हासिल करने के बाद मुमकिन है इंसाफ के बारे में कुछ मालूम हो जाए। और इनसे मामू रियाज के बारे में। अब तो कोई जगह ऐसी नहीं रही थी जहां एतमाद के साथ जा सकता, अपने माँ बाप को तलाश कर सकता। लेकिन अजीबोगरीब बात थी, मैंने खुद ही इन्हें छोड़ा था, इनसे दूर हो गया था। मैं इनकी मुश्किलात में साथ नहीं दे सका था और अब मेरी आरज़ू थी कि वो एक बार नजर आ जाए। इसके अलावा कुछ भी तो नहीं था मेरी जिंदगी में, ना सही, लेकिन बहरहाल जीना तो है। वक्त और गुजरा था कि मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। चौंक कर देखा तो नियाजुल्लाह साहब थे। बड़ी संजीदा निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैं घबरा कर खड़ा हो गया।